वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं सीधे बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड पे लिखी हुई डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या है डेफिनेशन। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है ये उस पे आधारित है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन का नियम। तो इसी पे ये आधारित है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि भैया ये बताइए कि एनर्जी कंजर्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये तो भाई कॉपी पेस्ट चिपका दिया है। तो डिफरेंस क्या है कि ये नियम पहले आ गया था। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, ये पहले आ गया था। ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है वो पहले आया था। फिर इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। इसका जो डिस्कशन था, इसकी जो प्रमुख बातें थी, उसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार आप एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे कि प्रमुख बातें क्या थी, ठीक है। प्रमुख बातें कौन कौन सी थी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझना भी पड़ेगा, वो लिखना भी पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखो पहले ये डेफिनेशन लिख लेंगे इतनी। फिर इसके बाद लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अपन समझेंगे प्रमुख बातों को। समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रमुख बातें क्या क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो पहली जो बात है वो क्या कहती है। देखो इस नियम की प्रमुख बात में सबसे पहली बात क्या कह रही है, इसके अनुसार परपेचुअल मोशन मशीन वन का बनाया जाना असंभव है। अब ये परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है भाई, घबरा गए नाम सुन के। तो परपेचुअल मोशन मशीन वह मशीन है जो किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती हो। मतलब इससे को कोई बाहर की ऊर्जा पर नहीं दे रहे और वो वर्क करे जा रही है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे बना लेते हैं क्या, फ्री एनर्जी जनरेटर बना लेते हैं भाई। एक बार घुमाया और घूमता रहा घूमते ही रहेगा वो। तो ये असंभव है इस नियम के अनुसार। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य कर सके। उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तभी वो वर्क करेगी। तो वही है प्रमुख बात, पहली बात, इसके अनुसार परपेचुअल मोशन मशीन वन का बनाया जाना असंभव है। यह वह मशीन है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती है। क्या करती है, ऊर्जा के कार्य कार्य करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि परपेचुअल मोशन मशीन वन क्या है। यह वह मशीन है जो किसी बिना ऊर्जा के बाह्य ऊर्जा के कार्य कर सकती है। असंभव है। ये यूट्यूब पे आप देखते हैं, फर्जी रहते हैं वो लोग, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। इंजीनियर नहीं बना सकते थे भाई, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो भी तो बना सकते थे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। फिर तो भाई सब जो लाइट आती है आपके आवाज वो फ्री आती, बिल क्यों भरते अपन। सोचने वाली बात है कि नहीं है। मूर्खों की कमी नहीं है अपने देश में। तो पहली बात ये हो गई। तो दूसरी बात क्या कहती है, इस नियम के अनुसार ऊष्मा व कार्य आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा को आप कार्य में बदल सकते हैं और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये अपन वर्क कर रहे हैं और ये हीट में कन्वर्ट हो गया, गर्म को लगा कि नहीं हुआ। तो ये अपन कर सकते हैं। अतः कार्य ऊष्मा का समानुपाती होता है। मतलब वर्क हीट का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है, कार्य में कितना परिवर्तन हो रहा है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन। कितना है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, डेल्टा क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे ना, साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ये आएगा। इसको बोलते हैं जूल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये रहती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रमुख बातें। अब बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है भाई। प्रमुख बातें तो समझ ली हमने। अब अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बनाया हमने, जरूरत ही क्यों पड़ी। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्यों बनाया। देखिए सबसे पहले आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद आया था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इसीलिए अपन ने उसका नाम जीरो रखा था। उसका नाम अपन फर्स्ट भी कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट पहले ही आ चुका था, है ना, इसीलिए अपन ने उसका नाम जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। ठीक है, तो अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशन रही होंगी कि अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसकी कमियों को अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मतलब कि जो फर्स्ट लॉ है उसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसकी प्रमुख बातें भी हमने पढ़ ली। अब आती हैं इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं। ये लिमिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं इसकी लिमिटेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या कहती है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो अपन ने नियम पढ़ा, इसमें क्या हीट फ्लो की डायरेक्शन बताई कि हीट भाई कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है, नहीं बताई। तो पहली लिमिटेशन ये हो जाती है कि नियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होगी, जो हीट है किस दिशा में किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये कभी भी मेंशन किया ही नहीं गया इस नियम में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड क्या है लिमिटेशन, यह नियम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझाता है। अब ये एंट्रोपी क्या होती है आप सोच रहे होंगे, एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी अनयूजेबल वर्क होता है। क्या होता है, अनयूजेबल वर्क होता है। इसको भी हम आपको समझाएंगे। देखो एंथैल्पी और एंट्रोपी ये बात के लिए बचे हैं, अगले लेक्चर्स जो आएंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे, एंथैल्पी के ऊपर और एंट्रोपी के ऊपर। ये देखो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या होता है, यह नियम यह भी नहीं बताता कि ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें ये बता देता है कि ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर दिया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा का कितना भाग कार्य के रूप में परिवर्तित होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी ऊष्मा परिवर्तित हो जाए वर्क में, पूरी की पूरी हीट हमारी काम में परिवर्तित हो गई, वर्क में परिवर्तित हो गई, ये पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये नहीं बताता, देखो यह नियम यह नहीं बताता कि ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होता है। तो ये तीन रहती हैं इसकी लिमिटेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।